दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था कि कैसे एलियंस ने पैसिफिक महासागर में दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोला और वहां से काइजू भेजे, विशालकाय राक्षस, जिन्होंने पूरी दुनिया को दहला दिया। लेकिन कुछ बहादुर इंसानों ने अपनी जानें देकर न केवल सभी काइजू को ख़त्म किया, बल्कि उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद भी कर दिया। आज उस घटना को पूरे 10 साल हो चुके हैं। साल है 2035, लेकिन 10 साल बाद भी ये दुनिया उस तबाही के जख्म भूल नहीं पाई। समंदर के किनारे वाले शहर जिन्हें काइजू ने बर्बाद किया था, वो आज भी वैसे के वैसे हैं, दोबारा कभी नहीं बन पाए। काइजू के विशाल कंकाल अब भी वहां पड़े हैं, जैसे किसी बुरे सपने की याद दिलाते हो। और वो बड़े बड़े रोबोट जिन्हें येगर कहा जाता था, जो उस जंग में काम आए थे, वो भी जहां टूटे थे वहीं पड़े सड़ रहे हैं। इसी बर्बाद दुनिया में एक काम धड़ल्ले से चल रहा है, इन्हीं टूटे फूटे येगर्स के पुर्जों की तस्करी। बहुत से लोग हैं जो इन पुर्जों को चुरा कर बेचते हैं, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने खुद के येगर बनाना चाहते हैं। इन्हीं तस्करों में एक है हमारा हीरो, जेक पेंटेकॉस्ट। जी हाँ, वही जेक जो महान मार्शल स्टैकर पेंटेकॉस्ट का बेटा है। जिस बाप ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसका बेटा आज येगर पार्ट्स की चोरी करके अपना पेट पाल रहा है। जेक एक डील करने जाता है, लेकिन वहां पहले से मौजूद है एक लड़की, अमारा। वो भी उन्हीं पुर्जों के लिए आई थी। और हैरानी की बात यह है कि अमारा ने खुद अपने हाथों से एक छोटा येगर बना रखा है, जिसे अकेला एक इंसान चला सकता है। उससे पहले कि दोनों का काम निपटे, वहां पहुंच जाती है पीपीडीसी, यानी पैन पैसिफिक डिफेंस कॉर्प्स की सिक्योरिटी। ये वही संगठन है जो आज भी बड़े बड़े येगर बनाता है, ताकि अगर एलियंस ने कभी दोबारा हमला किया तो उनका मुकाबला किया जा सके। और साथ ही ये उन लोगों पर भी नज़र रखता है जो चोरी छुपे येगर पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। जेक अपने येगर के अंदर घुसकर भागने की कोशिश करता है, दरवाज़ा तोड़कर निकलता है, लेकिन पीपीडीसी के पास एक विशाल येगर है जो रास्ता रोक लेता है। आखिरकार जेक और अमारा दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल में जेक को एक रास्ता मिलता है। दरअसल पीपीडीसी की सेक्रेटरी जनरल कोई और नहीं, जेक की अपनी बहन माको मोरी है। माको उससे साफ कहती है, दो रास्ते हैं, या तो जेल में सड़ो या ट्रेनिंग सेंटर जाओ और नए पायलटों को ट्रेन करो। जेक एक बेहतरीन पायलट था, लेकिन उसने पीपीडीसी को कब का छोड़ दिया था। माको की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अमारा को भी उसी ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है, क्योंकि उसने खुद अपनी काबिलियत से एक येगर बनाया था। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने पर जेक की मुलाकात होती है अपने पुराने को पायलट नेट लैम्बर्ट से। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। माहौल शुरू से तनावपूर्ण है। जेक वहां है तो सही, लेकिन उसका दिल नहीं है। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है। इसी बीच वहां आती है शाओ इंडस्ट्रीज की सीईओ लीवेन शाओ। उनके साथ है वैज्ञानिक न्यूटन गेजलर, जिसने पिछली कहानी में एक काइजू के दिमाग से अपना दिमाग जोड़ा था और उससे जानकारी निकाली थी। न्यूटन अब शाओ के साथ मिलकर काम करता है। इन दोनों ने मिलकर बहुत एडवांस ड्रोन येगर बनाए हैं, जिन्हें दूर से एक अकेला पायलट कंट्रोल कर सकता है। यानी जब ये रोबोट लड़ेंगे तो पायलट उनके अंदर नहीं होगा, बल्कि वो दूर किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर कंट्रोल करेगा। इससे पायलट की जान को कोई खतरा नहीं होगा। शाओ चाहती है कि पीपीडीसी इन ड्रोन येगर्स को पूरी दुनिया में तैनात करने की परमिशन दे, लेकिन पीपीडीसी इसके लिए तुरंत तैयार नहीं है। उनका तर्क है, अगर इन ड्रोन्स को कोई हैक कर ले तो ये खुद एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस मामले पर फैसला होना था एक बड़ी मीटिंग में। माको चाहती थी कि जेक भी उस परिसर में आए और मेहमानों का स्वागत करे। अगले दिन एक येगर में जेक और नेट उस जगह की तरफ रवाना होते हैं जहां ये अहम मीटिंग होनी थी। माको हेलीकॉप्टर से आ रही थी और तभी समंदर से एक विशाल येगर बाहर निकलता है। ये एक दुश्मन येगर था जिसने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। जेक और नेट मदद के लिए दौड़े, लेकिन वो दुश्मन येगर उन्हें बीच में ही रोकता रहा और हेलीकॉप्टर को बचाने का मौका नहीं दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जेक की बहन माको मोरी, वो जिससे जेक बहुत प्यार करता था, उसकी मृत्यु हो गई। जेक पूरी तरह टूट गया, लेकिन इस दुख में भी उसके दिमाग में एक सवाल था, ये दुश्मन येगर कहाँ से आया? मरने से पहले माको ने एक लोकेशन भेजी थी, वही जगह जहां येगर बनाए जाते थे। उधर शाओ के ड्रोन येगर्स को पूरी दुनिया में तैनात करने की मंजूरी मिल जाती है।
लेकिन उसी वक्त एक और खुलासा होता है। न्यूटन आज भी उस काइजू के दिमाग से अपना दिमाग जोड़ता है ताकि एलियंस के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। जेक अपने येगर जिप्सी एवेंजर पर सवार होकर उस लोकेशन पर पहुंचता है जो माकू ने भेजी थी। वहां का नज़ारा देखकर होश उड़ जाते हैं। जगह पूरी तरह वीरान थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाते वही दुश्मन येगर फिर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई में एक चौंकाने वाला राज खुलता है। उस दुश्मन येगर के अंदर कोई इंसान नहीं था, उसके अंदर था एक काइजू का दिमाग जो उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर जेक और नेट पूरी तरह हैरान रह गए। वैज्ञानिक बताते हैं कि वो दिमाग किसी काइजू का नहीं बल्कि किसी इंसान का था जो अब पूरी तरह काइजू की सोच से संक्रमित हो चुका था। जेक अपनी टीम के साथ उस जगह जाता है जहां से ये सब ऑपरेट हो रहा था, और वहां जो पता चलता है वो और भी डरावना है। ये सब शाओ की कंपनी ने किया था। जो ड्रोन येगर उन्होंने बनाए थे उनमें से हर एक के अंदर काइजू का दिमाग फिट किया गया था। यानी वो ड्रोन येगर असल में काइजू के दिमागों से कंट्रोल हो रहे थे, किसी इंसान का उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, ये सब न्यूटन ने करवाया था। न्यूटन ने जब से काइजू के दिमाग से अपना दिमाग जोड़ा था, तब से एलियंस यानी प्रिकर्सर्स ने धीरे धीरे न्यूटन के दिमाग पर कब्जा कर लिया था, और न्यूटन के जरिए उन्होंने शाओ की कंपनी के ड्रोन येगर्स में काइजू का दिमाग लगवाया। और ये भी पता चला कि माको की हत्या भी उसी योजना का हिस्सा थी। माको को इसीलिए मारा गया ताकि उसकी मृत्यु के बाद शाओ के ड्रोन येगर्स को पूरी दुनिया में तैनात करने की परमिशन मिल जाए, और ये प्लान पूरी तरह कामयाब भी रहा। वैज्ञानिक हरमन अब सारे ड्रोन्स को एक्टिवेट करने की मांग करता है, लेकिन न्यूटन ये करने से मना कर देता है। तभी शाओ की कंपनी की एक अंदरूनी साथी वहां आकर न्यूटन को बचाती है। दोनों मिलकर कंट्रोल रूम को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रिकर्सर्स की एजेंट ड्रोन येगर्स का इस्तेमाल करके एक बार फिर से उस पोर्टल को खोलने की कोशिश करते हैं, वही दूसरी दुनिया का दरवाज़ा जिसे 10 साल पहले बंद किया गया था। उनका मकसद है उस दरवाजे को खोलकर एक बार फिर से काइजू की फौज धरती पर उतारना और पूरी दुनिया पर एलियंस का कब्जा करना। ड्रोन रोबोट्स पोर्टल खोल लेते हैं और उससे 3 खतरनाक काइजू बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी शाओ सारे ड्रोन्स को डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाती है। पोर्टल बंद हो जाता है, लेकिन जो 3 काइजू निकल चुके हैं वो अब भी धरती पर हैं, और वैज्ञानिक बताते हैं कि इन काइजू का खून अगर माउंट फुजी के ज्वालामुखी से मिल गया तो वो एक जहरीला धुआं बनाएगा जो पूरी धरती पर फैल जाएगा, और धरती पर रहने वाली हर जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्रिकर्सर्स का यही असली प्लान था, इंसानों को लड़ाई में उलझाओ और पीछे से ज्वालामुखी को ट्रिगर करवाओ। पीपीडीसी के 4 येगर्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहां तीनों काइजू हैं। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ये काइजू पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, और फिर होता है कुछ और भी खतरनाक। तीनों काइजू आपस में मिल जाते हैं और एक मेगा काइजू बनाते हैं। ये राक्षस पहले से भी ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा भयंकर। येगर्स एक एक करके धराशायी होते जा रहे हैं। जेक का येगर भी लगभग टूट चुका है और वो मेगा काइजू अकेले दम पर ज्वालामुखी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तभी शाओ उस रोबोट को भेजती है जिसे कहानी की शुरुआत में अमारा ने बनाया था। अमारा उसे अकेले पायलट करती है। उसके पास एक ट्रैक्टर बीम होता है जिसकी मदद से वो जेक के टूटे येगर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। जेक समझ जाता है अब एक ही रास्ता है। वो अपने येगर को एक रॉकेट की तरह इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत से मेगा काइजू से टकराता है। जोरदार टक्कर होती है, जेक का येगर खत्म हो जाता है, लेकिन वक्त पर अमारा वहां पहुंच जाती है और जेक तथा नेट को बचाकर वहां से निकाल लेती है। मेगा काइजू ज्वालामुखी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। दोनों सुरक्षित हैं और दुनिया बच जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। न्यूटन के दिमाग पर अभी भी प्रिकर्सर्स का कब्जा था। वो एक बार फिर से पोर्टल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तभी नेट वहां पहुंचता है और न्यूटन को एक जोरदार मुक्का मारता है। न्यूटन बेहोश हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन न्यूटन के जरिए प्रिकर्सर्स का एक संदेश आता है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम एक बार फिर हमला करेंगे। और तब जेक पेंटेकॉस्ट, वो लड़का जो कभी जिम्मेदारी से भागता था, जिसके लिए ये सब बस एक बोझ था, वो आगे आकर जवाब देता है। वो कहता है, अगली बार तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद तुम्हारे पास आएंगे। और इसी के साथ पैसिफिक रिम अपराइजिंग की कहानी यहाँ ख़त्म होती है।